वर्धन के आखिरी लफ्ज को शायद गलत समझा। उन्होंने ये नहीं कहा कि 2 साल को किसी को रुकना है। हम लोग और वर्धन जी भी इसी वक्त लोकपाल चाहिए जिसमें कोई और देरी होनी नहीं चाहिए, ये उनकी भावना थी। तो इसमें कोई गलतफहमी मत रखिए। तो अमित वर्धन का कहने का अर्थ ये नहीं था। वर्धन जी, आप मुझे माफ करेंगे, मैं आपकी बात को इंटरप्रेट कर दी। माननीय अन्ना हजारे जी, मंच पर उपस्थित राजनीतिक दलों के तमाम नेतागण और इस सभा में उपस्थित भाई और बहनों, जिन्होंने ये संकल्प लिया है, जो संघर्षरत है और जिन्होंने पूरे देश के सामने इस संघर्ष के आधार पर ये दिखा दिया है कि हिंदुस्तान की जनवाद जनता आधारित है। और अगर कोई ये सोचे कि केवल 542 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ही इस देश की जनता को रिप्रेजेंट करती है, ये गलतफहमी हमें दूर करनी चाहिए। हालांकि मैं इस मौके पर ये भी कहना चाहूंगी कि हम उस बात से सहमत नहीं हैं जो इस मंच से कई बार सुना या सुनाए गए हैं कि तमाम राजनीति गलत है या तमाम राजनीतिक दल गलत है। भैया, ये कहने से राजनीति का जो असली भ्रष्टाचार है वो भ्रष्ट लोग बच जाते हैं। इसलिए राजनीति चाहिए, लेकिन सही राजनीति चाहिए। और सही राजनीति क्या है, वो विवेक को इस्तेमाल करके मैं उम्मीद करती हूँ कि अन्ना हजारे जी और उनकी टीम और आप सब जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, उस पर भी शायद दूसरा मौका होगा, लेकिन उस पर भी आप लोग विचार करेंगे। मेरे प्रिय साथियों, अभी सरकार ने जो बिल पहले पेश किया पार्लियामेंट में और उसके बाद जो स्टैंडिंग कमेटी ने उस पर अपनी सिफारिशें दी, उससे स्पष्ट है कि बिल हो या ना हो बराबर है, क्योंकि ऐसे कमजोर बिल ये लोग लेकर आए हैं जो किसी भी हालत में भ्रष्ट लोगों को वो जेल के अंदर डालने में कामयाब हो ही नहीं सकते हैं। और इसीलिए ये भी प्रश्न उठता है सरकार की नीयत पर। आपने उस बिल में जो मुख्य मुद्दे हैं उस पर आपने रेखांकित की, जो तमाम नोट्स आपने राजनीतिक दलों को भेजा है, और उस पर हम अपनी पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से जो हमने इस पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी में इस कमजोर बिल को रिजेक्ट करके जो हमने अपनी विरोध नोट या डिसेंट नोट दिया है, वो मुख्यतः जो आपके मुद्दे हैं उससे कहीं कुछ मेल है, और उसमें क्या हमारी अलग राय है या जिन बातों पर हम फोकस करना चाहते हैं वो मैं आपके सामने संक्षिप्त में रखने का प्रयास करूंगी। पहली बात ये है साथियों कि जो आपका नोट है जिसमें 8 या 9 मुद्दे, अरविंद जी कल आए थे, उन्होंने मुझे नोट दिया था। मेरा एक सवाल और प्रश्न है, जन लोकपाल बिल में आपने 2 बहुत अहम मुद्दे जोड़े थे। वो क्या थे? वो कॉर्पोरेट जगत संबंधित थे। जो बड़ी कंपनी है, जो बड़े पूंजीपतियों की कंपनी है, जो बिगड़ घोड़े की लगाम जैसे पूरे देश को बर्बाद और लूटने का काम कर रहे हैं, जो आज ये नया त्रिमूर्ति भारत में जन्म लिया है, वो नई उदारीवादी नीतियों के आधार पर कोई नियंत्रण नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, पूरा देश को बेचने के लिए ऐसी नीति अपनाया है। ये 2 दशक में अगर भ्रष्टाचार इतना बड़ा है, उसका जन्म उन नए उदारवादी नीतियों से है। ये हमें नहीं भूलना चाहिए। देश और दुनिया भर में आज ये जो कॉर्पोरेट जगत की लूट है, उस लूट के खिलाफ आंदोलन हो रहा है। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही हूं कि अन्ना जी की इस नोट में जो जन लोकपाल में 2 जो धाराएं थे कि अगर भ्रष्ट आधार पर, भ्रष्टाचार आधार पर लाइसेंस अगर दिया गया, लीज अगर दी गई, कॉन्ट्रैक्ट अगर दिया गया, ये जो सरकार नौकरशाही
और कॉर्पोरेट्स, इसकी जो त्रिमूर्ति है उसके बारे में जो आपने कहा, लोकपाल का पूरा अधिकार होना चाहिए, लाइसेंस को रद्द करो, काला धन पर रोक लगाओ और जो पैसा लूटा गया इस देश का उसको वापस दो। ये प्रावधान मैं आपसे अनुरोध करूंगी, क्योंकि हमारी पार्टी की डिसेंट नोट में हमने इस पर फोकस किया। देखिए भाइयों और बहनों, हम सब जानते हैं, अगर नदी का स्रोत प्रदूषित है, अगर ऊपर का जो इतना प्रदूषित है, अगर कॉर्पोरेट्स को पूरी खुली छूट है देश की तमाम जन साधनों का लूट करना, क्या देख रहे हैं? 2G स्पेक्ट्रम आज भी लाइसेंस रद्द नहीं किए गए। कर्नाटका का जो भ्रष्टाचार था माइनिंग लीज के बारे में या लैंड के बारे में, आज तक उसको वापस जो पैसा गया हमारा देश का, जो आम जनता के लिए पैसा है, आज तक नहीं लिया गया। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करती हूं, जो हमारी पार्टी की डिसेंट नोट में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का जो संशोधन हम चाहते हैं मजबूत करने के लिए, और दूसरी बात कॉर्पोरेट जगत का, अरे ये सरकार एनजीओ के पीछे लगी है। वैसे अगर एनजीओ भ्रष्ट लगना चाहिए, लेकिन कॉर्पोरेट जगत को आप छोड़ेंगे, ये कभी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कामयाब हो नहीं सकता है जब तक लोकपाल के अंदर ये अधिकार नहीं दिया जाएगा। तो पहले मेरा पॉइंट ये है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी सभी कहते हैं सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री जी। हालांकि मैं व्यक्तियों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, लेकिन 2001 में जब कांग्रेस पार्टी विपक्ष में थी, जब प्रधानमंत्री, आज के प्रधानमंत्री राज्यसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, जब प्रणब बाबू लोकसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे या राज्यसभा में थे, उस समय इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को हर हालत में लोकपाल के दायरे में आना चाहिए। तो भैया 10 साल बाद जब बहस हो रही है, तो कौन सी नई बात होगी जिसमें आप प्रधानमंत्री जी को उनका जो पद है उसको लोकपाल के दायरे बाहर रखना चाहते हो? हम किसी भी हालत में इसको नहीं हम मान सकते हैं। ये हमने अपनी डिसेंट नोट में साफ कहा। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ, उन्होंने कहा अरे नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है, हम भी नेशनल सिक्योरिटी के बारे में हम बहुत सोचते हैं, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी में डिफेंस भी आता है। और हम जानते हैं कि अगर प्रधानमंत्री के अंतर्गत डिफेंस आता है, किसी भी मंत्री के अंतर्गत डिफेंस की जिम्मेदारी है, कौन नहीं जानता है कि इतने सालों से डिफेंस के एग्रीमेंट्स में कितना भ्रष्टाचार होता है। हमारे देश की जवानों की जो कपड़े हैं, जो बूट्स है, उस पर भी भ्रष्टाचार है, तो वो नेशनल सिक्योरिटी में नहीं आना चाहिए, ये हम कहना चाहते हैं। मैं एक बात को रेखांकित करना चाहती हूँ। हमने जब तमाम डिसेंट नोट्स को देखा मेरे प्रिय साथियों, तो हमें कुछ अजीब लगा। हमारे यहाँ तमाम पार्लियामेंट के कॉलीग्स हैं, वो मुझे गलत नहीं समझेंगे, लेकिन हमें अजीब लगा कि तमाम डिसेंट नोट्स में केवल एक ही डिसेंट नोट जो हमारी लेफ्ट की तरफ से हमने दी, उसमें मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को भी लोकपाल या एंटी करप्शन स्क्रूटनी लाना अनिवार्य है। मैं इससे कहना चाहती हूँ, ये हो नहीं सकता है। अरुण जी, इस पर भी आप विचार कीजिए कि अभी जो मौजूदा स्टेटस को है, वो स्टेटस को क्या है? अगर हमें वोट के लिए पार्लियामेंट की दीवार की बाहर इस तरफ अगर मैं पैसे ले रहा हूँ तब वो भ्रष्ट है, तब मैं अपराधी हूँ। लेकिन अगर मैं उसी पैसे की बल पर अंदर जाकर वोट देता हूँ, तब भैया मैं दूध का धुला हुआ बन जाता हूँ, तब लोकपाल के अंतर्गत कुछ नहीं है, ये गलत है। मैं 105(2) के अंतर्गत जो संविधान का धारा है, मैं मानती हूँ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड पीस का हमें सुरक्षित रखना है, लेकिन जहाँ प्राइमा फेशी एविडेंस है भ्रष्टाचार का, जहाँ 19 एमपी इस तरफ से उस तरफ वोट देते हैं, जहाँ एक एमपी का वोट से सरकार बनती या बिगड़ती है, तो क्यों नहीं उस पर लोकपाल का दायरे में वो एमपी संवैधानिक संशोधन के मुताबिक आएगा। इसलिए मेरी पार्टी ने अपनी डिसेंट की नोट में हमने कहा एमपीज को भी संवैधानिक संशोधन के आधार पर आना चाहिए। तीसरी बात, हाँ ये बात सही है
कि जब आप पूरे देश में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत निश्चित रूप पर हर कर्मचारी को उसके अंदर आना चाहिए, इसलिए जो उनकी दलील है सरकार की कि ग्रुप सी को बाहर रखो, हम इससे सहमत नहीं है। और मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि ये क्या तरीका है, ये क्या खेल खेली जा रही। इसलिए नियत पर शक है कि पहले स्टैंडिंग कमेटी कहती है ग्रुप सी आना चाहिए, फिर रातों रात परिवर्तन होकर इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर कहते नहीं होना चाहिए। ये क्या समझ है, ये क्यों समझ है? इसलिए ग्रुप सी आना चाहिए, लेकिन ग्रुप सी के तहत जो 311 का संविधान का सुरक्षा है, हम चाहते हैं वो संवैधानिक सुरक्षा रहे, लोकपाल के अंतर्गत ग्रुप सी आए, और एक बार जब लोकपाल वो ग्रुप सी एम्प्लॉयज की कोई भ्रष्टाचार की काम के खिलाफ कुछ दे तो निश्चित रूप पर सरकार मजबूर होगी कि उसको मानना पड़ेगा। मेरे प्रिय साथियों, फिर दो बातें हैं। ये इन्वेस्टिगेशंस का जो सवाल है, जो हमारे साथियों ने कहा, मैं उससे सहमत हूँ। अभी ये जो बिल में जो लिखा गया है, ये तो अजीब बात है कि ऐसे लगता है कि लोकपाल एक पोस्ट ऑफिस को बना दिया गया, यहाँ से चिट्ठी लो। तो हमेशा एक शक होता है कि क्या कहाँ हमारी जो न्याय की प्रक्रिया में जो हर हिंदुस्तानी का संवैधानिक अधिकार है, क्या भ्रष्टाचार के कारण वो न्याय के लिए जो हमारे अधिकार है वो कहीं खत्म तो नहीं हो रहा है? क्योंकि बहुत ऐसे केस आए हैं सामने जिसमें ऊपर से नीचे तक जुडिशरी को हम कतई ये नहीं कह सकते हैं कि वो भ्रष्ट मुक्त है, उल्टा है। ऐसे केस सामने आए हैं जहां पैसा और रिश्वत की भी बात सामने आए। तो निश्चित रूप पर एंटी करप्शन स्क्रूटनी को हमें मजबूत करना है। सरकार ने जो वो बेकार बिल लेकर आए हैं, अरे ये क्या है, न सिर न पैर न कुछ। वो जो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल है उसको बदलना पड़ेगा, उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन अलग होना चाहिए। फिर रह जाती सिटीजन रिड्रेसल मैकेनिज्म। ये बात सही है साथियों कि पार्लियामेंट के उस रेजोल्यूशन में ये लिखा गया है कि सब कुछ लोकपाल के अंदर आना चाहिए। हमारा ये एक मानना है कि सिटीजन रिड्रेस में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा निश्चित रूप पर है, लेकिन केवल भ्रष्टाचार नहीं। इसलिए हम ये कहते हैं कि सिटीजन रिड्रेसल के लिए एक अलग बिल होना चाहिए। मैं इस बात को कतई नहीं मानती हूँ, सरकार जो बिल लेकर आई है, जो केंद्र आधारित है, सब कुछ सेंट्रलाइजेशन है। ये जो गरीब औरत जो राशन के लिए, बीपीएल कार्ड के लिए, वो विधवा औरत जो पेंशन के लिए जाती है और उसका पेंशन खा लेते हैं ये भ्रष्ट कुछ ऑफिसर, तो निश्चित रूप पर वो नहीं जाएगी स्टेट सेंटर में या दिल्ली में न्याय के लिए। इसलिए एक ऐसे बिल, मजबूत बिल हमें चाहिए जो एक्सेसिबल हो, जो इजी एक्सेस हो आम नागरिकों के लिए, लेकिन जहां भी भ्रष्टाचार का आरोप है वो मैकेनिज्म बनाकर वो लोकपाल के अंदर लाना चाहिए। ये जो है, इसलिए ये दोनों बातें होगी। लोकपाल का करप्शन संबंधित वो जोड़ा जाएगा, लेकिन बाकी जो है एक अलग बिल हम चाहते हैं कि वो हो। और आखिरी में मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा ये आंदोलन है एक सशक्त लोकपाल, जो हमारी परिभाषा में, जनता की परिभाषा में और विवेक के आधार पर वो परिभाषा में एक सशक्त लोकपाल। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन समाप्त हो नहीं सकता, क्योंकि आज अगर हम इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स को देखें, कितना काला धन वोट को खरीदकर सबसे भ्रष्ट आदमी जो जेल में है वो भी जीत जाता है। ये कौन सा भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आंदोलन करना है? इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स हमें चाहिए। हमें चाहिए काला धन को वापस लाने के लिए एक सही कानून। हमें चाहिए कि तमाम जो ये आर्थिक नीतियों के आधार पर भ्रष्टाचार है उसके बारे में एक सही आंदोलन। तो एक संपूर्ण आधार पर इसको हमें लेकर जाना है, और इस आंदोलन में जो हमारे गरीब है,
जो हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जो हमारे दलित और आदिवासी है, निश्चित रूप पर ये लोकपाल हम तब कारगर मानेंगे जब उन शोषित और पीड़ित हमारी समाज की हिस्सों के लिए ये लोकपाल होगा। लेकिन एक संदेह है बहुत सारे हमारे समाज की उन शोषित जनता के बीच में कि कहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ, जाति आधार पर हमारे खिलाफ तो ये डंडा नहीं इस्तेमाल होगा। कहीं कोई कम्युनल जगह पर कोई माइनॉरिटी के खिलाफ उस कम्युनल भावना से मेरे खिलाफ तो वो डंडा इस्तेमाल नहीं होगा। ये है जेन्युइन बातें, हम इसको किनारे नहीं कर सकते हैं। इसलिए समाज की तमाम हिस्सों की प्रतिनिधित्व आंदोलन में भी हो, सर्च कमेटी में भी हो, लोकपाल की अलग अलग जो ऑफिसर्स होंगे उनमें भी हो, ताकि एकताबद्ध तरीके से आपने जो ये आंदोलन चलाया है, इस आंदोलन को हम लोग सब मिलकर आगे लेकर जा सकते हैं। मेरी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ संकल्पित है और निश्चित रूप पर इस समझ और भावना को लेकर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान की जनता की संघर्ष जिंदाबाद।